हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उत्थान साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए एक अलग से और बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है राजस्थान की प्रमुख कृषि योजनाएं। कि राजस्थान में जो प्रमुख योजनाएं चलती हैं कृषि के अंतर्गत वो कौन कौन सी है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके पुटअप होते हैं। मैं जेट की बात करूं या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की बात करूं, यहाँ से डेफिनेट क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो ये थोड़ा सा करंट अफेयर्स का वीडियो है और योजनाओं से कुछ क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। और दूसरी बात मैं आपको कहूं कि साहब यदि क्वेश्चन भी पुटअप नहीं होता है तो आप कृषि के स्टूडेंट हैं, आपको थोड़ा सा ये योजनाओं के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों, ये जो योजनाएं हैं ये बेसिकली अपने जैसे घर पे भी ये योजनाएं लागू होती है, क्योंकि अपन कृषि करते हैं, सीधी सी बात है। अपन केसीसी उठाते हैं, लोन लेते हैं, इसके अलावा मृदा से संबंधित आती है, कृषि से संबंधित योजनाएं आती है, बिजली से संबंधित योजना होती है। ठीक है, तो ये सभी प्रकार की जो योजना है अपने ऊपर लागू होती है। सरकार, केंद्र सरकार इनको स्टार्ट करती है, राज्य सरकार भी इनको लागू करती है। तो कुछ योजनाएं हैं जिनको आपको इनके बारे में जानना जरूरी है और उसके बारे में अपन देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसमें मैंने 10 प्रमुख योजनाओं को ऐड किया है जो कि बेहतरीन है, जहां से क्वेश्चंस भी पुटअप होते हैं और आपका यहाँ पर नॉलेज भी ग्रोथ होने वाला है। जब ये योजनाएं पढ़ोगे ना तो आपको काफी सारी चीजें ना नई मिलने वाली है। तो जो भी दोस्त नया है, उत्थान साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। पहली योजना बहुत ही बेहतरीन और प्रमुख योजना है मेरे दोस्त, यहाँ पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। पहली योजना कौन सी है यहाँ पर? पहली यहाँ पर सोइल हेल्थ कार्ड है भाई, जिसको अपन क्या कहते हैं मेरे दोस्त यहाँ पर? सोइल हेल्थ कार्ड, मृदा स्वास्थ्य सोइल हेल्थ कार्ड। देखो दोस्त, यहाँ पर शब्द को थोड़ा सा समझने का आप प्रयास करें। हेल्थ, जैसे अपनी हेल्थ होती है, पशुओं की हेल्थ होती है, इसी प्रकार जैसे फसलों की हेल्थ होती है, उसी प्रकार से क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पर सोइल की भी हेल्थ के बारे में जानना जरूरी है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि साहब मानव प्राणी का यदि पेट सही है तो उसके रोगों की समस्या कम से कम होगी। ऐसे यदि मिट्टी में साहब यदि कोई समस्या नहीं है तो आपने जो फसल लगाई है उस फसल में रोग की समस्या कम से कम होगी और प्रोडक्शन है वो अच्छा होगा। अब इस कार्ड योजना, इसमें काम क्या होता है, शुरुआत कब हुई थी, बिल्कुल डिटेल से आपको मैं बताने वाला हूं। तो यहां पर देखिएगा, थोड़ा सा पहले डिटेल बताऊंगा इसकी। 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के श्री गंगानगर स्थान की बात करें तो सूरतगढ़ में सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम की शुरुआत की गई। और ये जो शुरुआत की थी, ये अपने देश के जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र जी मोदी, उन्होंने यहाँ पर शुरुआत की थी। और इसकी थीम थी स्वस्थ दरा खेत हरा। कि साहब आपका जो धरातल है, आपकी जो मिट्टी है स्वस्थ है, तो उसमें जो आप फसल लगाएंगे ना वो बिल्कुल हरी और अच्छी क्वालिटी की और बेहतरीन अच्छी तरीके से प्रकार यहाँ पर फसलें आपको मिलने वाली है। दूसरी बात करें, सिंचित के 2.5 हेक्टेयर, सिंचित क्षेत्रफल कितना होगा? 2.5 हेक्टेयर, और असिंचित 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल से मृदा नमूना मृदा परीक्षण हेतु लिया गया। मतलब सीधा सा आप इसको समझने का प्रयास करना कि यदि सिंचित क्षेत्र है तो वहां पर 2.5 हेक्टेयर क्षेत्र में, 2.5 हेक्टेयर का जो क्षेत्र है उसमें क्या लेते हैं? मृदा का नमूना। जैसे मिट्टी जांच के लिए अपन 500 ग्राम मिट्टी लेते हैं, तो 2.5 हेक्टेयर के क्षेत्र में कहीं भी स्थान से आप मिट्टी को ले लो। मिट्टी को लिया तो मिट्टी लेने के बाद जो वैज्ञानिक है वो लेबोरेटरी में इसको भेजेंगे जांच के लिए। वहां पर जांच की जाती है कि साहब इस मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है। ठीक है, जैसे अपन बॉडी में जांच करवाते हैं, ब्लड टेस्ट हो सकता है, कोई और भी टेस्ट हो सकता है, तो जांच के बाद पता चलता है कि साहब कौन सी समस्या है। ऐसे ही जब प्रयोगशाला में इसकी जांच होती है मिट्टी की, तो वहां पर पता लगाया जाता है कि कौन से पोषक तत्व की कमी है, और जिस पोषक तत्व की कमी है फिर उसकी जो रिक्वायरमेंट उसकी पूर्ति की जाती है। कि साहब जैसे जिंक की कमी है, नाइट्रोजन की है, फास्फोरस की है। ठीक है, तो ये तो है सिंचित का। असिंचित में बात करें तो आपको एरिया ज्यादा लेना पड़ेगा, आपको एरिया लेना पड़ेगा यहाँ पर 10 हेक्टेयर का। तो सिंचित में तो 2.5 हेक्टेयर क्षेत्र में लेते हैं और असिंचित में 10 हेक्टेयर क्षेत्र में लेते हैं, वहां से मृदा का नमूना लेंगे। ठीक है, वही प्रोसेस है। तो इस प्रकार से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी और इसका उद्देश्य था कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो।
कई बार क्या होता है कि जैसे अपन लगातार फसलें तो लगा लेते हैं लेकिन साहब प्रोडक्शन की कमी हो जाती है, क्योंकि किसान को पता नहीं रहता कि साहब समस्या क्या हो रही है। तो उस समस्या के निदान के लिए ये योजना है, इसकी शुरुआत की गई थी। इस स्कीम को यहाँ से स्टार्ट किया गया था मेरे दोस्त, इसके बारे में बेसिकली आपको पता होना चाहिए। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्वेश्चन पूछा जाता है। 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ स्थान से इसकी शुरुआत की गई थी। और यहाँ से मृदा का नमूना लेते हैं, 500 ग्राम मिट्टी यहाँ पर लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा सेकंड, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। सेकंड कौन सी आती है यहाँ पर, मान धन, मतलब किसानों का सम्मान भी होना चाहिए, एक वो भी है स्कीम, और यहाँ पर धन भी मिलना चाहिए। देखिएगा, प्रधानमंत्री ने लघु और सीमांत किसानों के लिए इस योजना की शुरुआत 12 सितंबर 2019 को की गई। इसकी जो शुरुआत मेरे दोस्त वो कब की गई थी, 12 सितंबर 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा लघु और सीमांत किसान, पहले था कि साहब लघु मतलब छोटा, सीमांत मतलब ज्यादा बड़ा एरिया। कि साहब यदि आपके पास जमीन कम है तो उस हिसाब से आपको सुविधा मिलेगी, आपके पास जमीन ज्यादा है तो उस हिसाब से आपको सुविधा मिलेगी। लेकिन इस योजना के बाद ऐसा हुआ और यहां पर प्रधानमंत्री जी ने यह शुरुआत की कि साहब चाहे जमीन कम हो चाहे जमीन ज्यादा हो, वहां पर आपको योजना का लाभ दोनों को समान मिलेगा, चाहे लघु किसान हो चाहे सीमांत किसान हो, ठीक है। फिर देखिएगा, पात्र किसान की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। और इसमें क्या किया गया, इसमें किया गया कि साहब जैसे आप LIC भरते हो, LIC होती है तो LIC में पर मंथ अपने पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, बीमा भी होता है। अब LIC में क्या होता है कि लाइफ इंश्योरेंस का वहां पर बीमा बनता है कि साहब आपकी किसी कारणवश मौत हो जाती है तो वो पैसा आपके परिवार को मिल जाएगा, जिससे आपका परिवार चल सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट जो प्राणी होता है उसके पर मंथ पैसों की कटौती होती है, वो डिपॉजिट होता है, और जब वो रिटायर्ड होता है तो रिटायर्ड के बाद उसको पेंशन के रूप में वो पैसा मिलता है। तो सेम वो की वो प्रोसेस इसमें होने वाली है कि साहब किसान क्या करेगा कि 55 रुपए से 220 रुपए तक क्या करेगा, डिपॉजिट करवाएगा। और जब 60 साल उसकी उम्र हो जाएगी तो 60 साल के बाद किसान को पर मंथ 3000 रुपए मिलने वाले हैं। तो जैसा गवर्नमेंट जॉब में है वैसा का वैसा ये प्रोसेस है। अब यहां पर क्या है कि 18 साल से चालू होगी, जिसकी 18 साल है उसको 55 रुपए जमा करवाने होंगे, और जिसकी 40 साल के आसपास है उसको 220 रुपए जमा करवाने होते हैं पर मंथ। और 60 साल होने के बाद 3000 रुपए आपको पेंशन के रूप में मिलने वाले हैं। तो ये किसानों के लिए ये स्टार्ट की गई थी, ठीक है। इसको सरकार खुद जमा करवाती है और जो भी इसमें परसेंट जुड़ता है वो आपको गवर्नमेंट अवेलेबल करवाती है, ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट है किसान सम्मान निधि योजना। कौन सी आती है, सम्मान निधि योजना। अब देखो यहां पर थोड़ी सी आपको मैं बात बताऊं, सभी योजनाओं में इस योजना की विशेषता हटकर है। बोले सर वो क्या, अब ये केंद्र सरकार ने शुरुआत की, आपको पता है केंद्र सरकार, देखो थोड़ा सा योजना के आपको मैं बता दूं योजनाओं के बारे में। केंद्र सरकार योजना को लागू करती है, ठीक है। तो अब सरकार कोई भी हो चाहे राज्य सरकार कोई भी हो सकती है, तो वहां पर केंद्र सरकार उस पर दबाव नहीं डालती कि साहब आपको ये लागू करना है। यदि आपकी इच्छा है तो लागू करें, बाकी तो केंद्र सरकार ने शुरुआत कर दी है। जैसे कुछ योजनाएं हैं जो पश्चिम बंगाल में योजनाएं लागू नहीं की गई, कुछ योजनाएं हैं वो आपको मैं बताने वाला हूं। तो राज्य सरकार की इच्छा है कि साहब हम चाहते हैं ये योजना शुरुआत की जाए, तो योजना की शुरुआत राज्य सरकार करती है। पहले केंद्र सरकार करेगी फिर राज्य सरकार करेगी। अब उसमें होता क्या है कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार, मतलब जो केंद्र सरकार है सर, वो राज्य सरकार को क्या देगी, कुछ बजट देगी। जैसे 100 रुपए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दिया कि साहब आप ये योजना लागू कीजिए, स्टार्ट कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि 100 रुपए केंद्र सरकार वापस नहीं लेगी, वो राज्य सरकार को 100 रुपए वापस देना पड़ेगा, कंपलसरी है। क्योंकि साहब आपको ब्याज वहां पर लोन के रूप में दिया है तो लोन तो वापस आपको चुकाना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये निधि योजना स्टार्ट की गई है। थोड़ा सा देखिएगा, यहां पर आपको मैं बता देता हूं कि पूर्ण रूप से स्वचालित योजना है, ध्यान रखना सभी योजनाओं में पूर्ण रूप से कोई स्वचालित योजना है केंद्र सरकार के द्वारा, तो वो किसान सम्मान निधि योजना है। देखिएगा यहां पर केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित योजना का शुभारंभ 24 फरवरी 2019 को किया गया।
यहाँ पर 2024 फरवरी 2019 को यहाँ पर स्टार्ट किया गया, लेकिन इसको प्रभावी कब माना, 1 दिसंबर 2018 को। मतलब शुरुआत तो कब की गई, 24 फरवरी 2019 को, लेकिन इसको प्रभावी कब माना, 1 दिसंबर 2018 को। मतलब ये पहले से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन लागू कब हुई थी, दोनों का ध्यान रखना। 18 से स्टार्ट थी, लागू कब हो गई, 24 फरवरी से। और कहां से हुई, गोरखपुर एमपी से। गोरखपुर एमपी से ये स्टार्ट की गई थी। इसमें 6000 किसानों की आर्थिक सहायता की जाएगी। मतलब आप किसान हो और बेसिकली आपने सुना भी होगा कि साहब प्रधानमंत्री की एक योजना है जिसमें किसानों को एक साल में 6000 रुपए दिए जाते हैं। मतलब इसमें 3 किस्तों के रूप में। बेसिकली ये चीज आपको डेफिनेट पता होगी कि किसान को पता है कि साहब महीने में 6000 रुपए आएंगे, सबसे ज्यादा खुशी उनको इस चीज से मिलती है। चाहे फसल से नुकसान हो जाए, लेकिन 6000 से उनको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। तो दोस्त यहाँ पर 3 किस्तों के रूप में उनको पैसे मिलते हैं। 2000 की एक किस्त आती है, 3 किस्तें आती है, 6000 रुपए मिलते हैं। यहाँ पर 4 महीने में एक किस्त मिलती है, 4, 8, 12। मतलब 4 महीने के अंतराल पर एक किस्त आती है और एक साल में 6000 रुपए उनको मिलते हैं। तो ये योजना है, ठीक है ना दोस्त। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर, पात्र किसान की पहचान संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है, जिसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी। मतलब कि साहब किसको कितने पैसे मिलने वाले हैं, किस किसान को कितना, मतलब जो भी डाटा है वो केंद्र सरकार तक इसको पहुंचाना होता है। फिर देखिएगा इसका उद्देश्य क्या है कि छोटे और सीमांत किसानों को निवेश और अन्य जरूरतों के लिए सुनिश्चित सहायता प्रदान करना। जैसे कई बार क्या होता है कि फसलों को काफी सारा नुकसान हो जाता है, तो उसकी भरपाई केंद्र सरकार करती है। फिर इसके अलावा भारत सरकार का कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कर रहे हैं। मतलब इसकी जो शुरुआत कौन करेगा, केंद्र सरकार और किसान कल्याण मंत्रालय इसकी शुरुआत करता है, ठीक है ना। आप इसका ध्यान रखना थोड़ा सा। फिर है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कौन सी आती है मेरे दोस्त यहाँ पर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब देखो ये योजना पश्चिम बंगाल में शुरुआत नहीं की गई। दीदी वहां की पहले चीफ मिनिस्टर थी, ठीक है, तो वहां पर ये योजना शुरुआत नहीं की गई। मतलब मैंने अभी जैसे बताया दोस्तों आपको कि प्रधानमंत्री चाहे कोई भी योजना हो, राज्य सरकार वो अपने हिसाब से योजना लागू करती है। किसी प्रकार का दबाव नहीं होता कि साहब आप लागू कीजिए, आप पर डिपेंड करता है। तो फसल बीमा से आपको थोड़ा कुछ एहसास हो रहा होगा कि बीमा से कुछ ना कुछ यहाँ पर फायदा होने वाला है। जैसे हम अपन खुद का बीमा करवाते हैं, पशुओं का बीमा करवाते हैं, मिट्टी का भी बीमा करवाते हैं, फसल का भी बीमा करवाते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि अपन जैसे कोई भी प्राणी हो सकता है उसका अपन बीमा करवाते हैं, और कोई भी समस्या हो गई तो हॉस्पिटल में वहां पर अपने को सुविधा मिल जाती है राज्य सरकार के द्वारा। हिसाब आपका जितना भी खर्चा हुआ है उसका 70%, 80%, 60% जो भी है वो आपका सरकार वहन करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर फसलों का भी बीमा होता है कि साहब कई बार क्या होता है, जैसे लॉकडाउन में टिड्डी दल आया था तो फसलें नष्ट हो गई थी, ओलावृष्टि से, अतिवृष्टि से। तो क्या होता है कि इनसे जब फसल को नुकसान होता है और अपन इसका बीमा बनवाते हैं तो गवर्नमेंट अपने को यहाँ पर पैसा देती है कि साहब इतना खर्चा हुआ था, हम इतना आपको देंगे। तो देखिएगा यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस योजना को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी 13 फरवरी 2016 को मिली तथा प्रधानमंत्री ने 18 फरवरी 2016 को एमपी के शेरपुर जिला सीहोर से इसकी शुरुआत की। यह योजना खरीफ 2016 से लागू हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि फसल बीमा योजना की जो शुरुआत है वो कब से हुई थी, ध्यान रखना 2016 में खरीफ सीजन से हुई थी। ध्यान रखना 13 फरवरी 2016 आएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्त ये 13 फरवरी 2016 से सीजन खरीफ था, सीजन का जरूर ध्यान रखना। और प्रधानमंत्री ने 2016 में 18 फरवरी को किया था और एमपी के शेरपुर जिले में सीहोर नामक स्थान से इसकी शुरुआत की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस योजना में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राज्य में 15 जुलाई 2016 से प्रभावित हुई, ठीक है। फसल बीमा योजना की जो शुरुआत है राज्यों में तो 15 जुलाई से हुई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसकी शुरुआत, केंद्र वाला ध्यान रखना है, 13 फरवरी 2016 को स्टार्ट किया गया। अब इसमें देखिएगा कि साहब योजना के रूप में आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है। तो देखिएगा मेरे दोस्त यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट वर्ड आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि साहब रबी सीजन, नाम छोटा है तो काम भी छोटा है। तो रबी सीजन में 1.5% मिलेगा। खरीफ सीजन की मैं बात करता हूं तो खरीफ सीजन में यहां पर आपको मिलने वाला है 2%।
रबी शब्द छोटा है तो यहाँ पर परसेंट भी कम मिलेगा, खरीफ शब्द बड़ा है तो 2% मिलेगा। इसके अलावा जो उद्यानिकी और वाणिज्यिक है शब्द बड़ा तो यहाँ पर प्रीमियम की दर भी बड़ी होगी, तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है 5%। ध्यान रखना, रबी नाम छोटा 1.5%, खरीफ शब्द बड़ा 2%, और यहाँ पर उद्यानिकी या वाणिज्यिक में 5% यहाँ पर आपको बीमा करवाना होता है। इसमें आपको गवर्नमेंट बेनिफिट देती है कि साहब आपका इतना नुकसान हो गया, इसका हम 1.5%, 2% या 5% हम वहन करेंगे, हम आपका खर्चा उठाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये योजना है। फिर इसके अलावा इस योजना में पहली बार व्यक्तिगत बीमा क्लेम का दावा फसल कटाई के उपरांत, मतलब यदि आपकी फसल का नुकसान हुआ है तो कटाई के 14 दिन बाद में आपको ये सूचना गवर्नमेंट को पहुंचानी पड़ेगी, तभी जाकर आपको बीमा की सुविधा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि साहब नुकसान हो गया 6 महीने के बाद आप डाटा पहुंचा रहे हो तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। फसल कटाई के 14 दिन के अंदर अंदर ये आपको इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट तक पहुंचानी पड़ेगी। ठीक है। फिर यह योजना NIAS मतलब नेशनल इंश्योरेंस एग्रीकल्चर स्कीम है। ये नेशनल, इसको अपन क्या कहते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम या नेशनल इंश्योरेंस एग्रीकल्चर स्कीम, जो 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन 2010 में इसको मॉडिफाई किया गया, मॉडिफाई नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, जिसको अपन कहते हैं राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, इसका स्थान ले लिया। 1999 में स्टार्ट किया गया लेकिन इसको मॉडिफाई किया गया, मॉडिफाई नेशनल एग्रीकल्चर स्कीम इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है। फिर 1985 में व्यापक फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। शुरुआत तो साहब इसकी 1985 में हो गई थी, लेकिन इसको मॉडिफाई किया गया था 2010 में कि आपको जो बीमा मिलने वाला है उसकी प्रोसेस क्या है, कितना % आपको मिलेगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट देखिएगा किसान क्रेडिट कार्ड KCC। किसान क्रेडिट कार्ड की मैं बात करूं तो यहां पर देखिएगा, यहां पर किसान जितनी जमीन है उसी के अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलता है। जैसे KCC लगभग सभी किसान उठाते हैं, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, तो कोई 9 लाख, तो कोई 10 लाख। अब KCC में सुविधा क्या होती है कि साहब आप जो KCC का लोन ले रहे हो उसमें फाइल चार्ज नहीं लगता। आजकल ये सिस्टम बंद हो गया है, पहले से भी ऐसा ही था कि आप जितना भी लोन लोगे उसमें फाइल का चार्ज आप पर नहीं लगेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात आपको मैं यहां पर बता दूं कि इसकी शुरुआत 1998 में हुई थी कि साहब KCC का मतलब है किसान क्रेडिट कार्ड, कि साहब आपके पास पैसों की थोड़ी कमी होगी, बजट गड़बड़ा रहा है, तो आप बैंक से लोन लीजिए, खेती कीजिए, किसान आपके पास कम से कम % पे आपको ये लोन देगी। अब इसमें सुविधा क्या है वो देखिएगा। सबसे पहले शुरुआत है कि साहब आपको 9% की दर पर आपको क्या देगी, पैसा देगी, कि साहब 9% के ब्याज पर हम आपको पैसा देंगे। अब उसमें से हुआ क्या, उसमें से ये हुआ कि गवर्नमेंट ने कहा कि साहब इसमें 2% की कटौती हम करेंगे। बोले क्या, बोले 9% पर आपने ब्याज पर पैसा लिया है KCC का, 2% हम भरेंगे। बोले कितना % हो गया, बोले साहब 7% हो गया। बोले चलो कोई दिक्कत नहीं। अब आप KCC का समय समय पर यदि ब्याज भर रहे हो, आपका जो अकाउंट है बिल्कुल क्लियर है कि सब कोई मिस्टेक नहीं है, तो उसमें आपको क्या करेगी, फिर आपको 3% की छूट देगी। कौन, फिर आपको बैंक देगा, मतलब गवर्नमेंट ने दिया, कितना रह गया 4%, कितना हो गया 4%। मतलब जो 9% पे हमने ब्याज पर पैसा लिया था वो अब उसका 4% ही देना पड़ेगा, मतलब 5% की अपने को छूट मिल गई। दोबारा समझ रहा, 9% पे गवर्नमेंट ने दिया, मतलब किसने दिया आपको, बैंक ने दिया। 2% की छूट किसने दी, गवर्नमेंट ने करवा दी। लगातार आप सही आपका अकाउंट चल रहा है तो वहां पर 3% की छूट आपको फिर मिलेगी। तो मतलब कितना % ही आपको भरना पड़ेगा, केवल 4% भरना पड़ेगा, जो बहुत कम किसानों को पता है। इसकी जानकारी आप जरूर देना मेरे दोस्त, इसकी आपको पता होनी चाहिए KCC का मामला क्या है। शुरुआत हो गई। 3 लाख रुपए तक के ऋण पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, आपका फाइल चार्ज नहीं लगने वाला। जो नीचे वाली चीज थी मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बता दिया है। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं, परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY, इंपोर्टेंट है। परंपरागत मतलब जो आप खेती करते आ रहे हो, परंपराओं मतलब जो पुरानी खेती करते आ रहे हो, मतलब जैविक खेती। इसका उद्देश्य एक ही है कि साहब जैविक खेती को हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देंगे, सीधी सी बात है मेरे दोस्त यहाँ पर। तो इसकी योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी और यहाँ पर मिट्टी की उर्वर क्षमता में वृद्धि होगी। अरे भाई जैविक का नाम आते हैं, आपको पता होना चाहिए कि पोषक तत्वों की यहाँ पर ग्रोथ होने वाली है। क्यों, इसका कारण क्या है
कि साहब अंधाधुंध फर्टिलाइजर का यूज हो रहा है, और फर्टिलाइजर का यूज होने से भूमि है वो मेरे दोस्त धीरे धीरे बंजर होती जा रही है। तो बंजर भूमि को बचाने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पर परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत करी है। ठीक है, देखिएगा नीचे। इस योजना के अंतर्गत 50 से ज्यादा किसान जैविक खेती करने के लिए 50 एकड़ जमीन वाले समूह का निर्माण करेंगे। इस तरह 5 लाख एकड़ क्षेत्र को कवर करने वाले 3 वर्षों के दौरान 10,000 समूह जैविक खेती के अंतर्गत यहाँ पर आते हैं। मतलब क्या हुआ कि साहब यहाँ पर 50 लोगों की आवश्यकता पड़ती है कि जैविक खेती करने के लिए। जैसे जैविक खेती की शुरुआत की गई थी, इसमें किसान को ट्रेनिंग भी दी जाती है कि साहब आपको शुरुआत में 1 महीने की ट्रेनिंग देंगे, आप जैविक खेती की शुरुआत कीजिए। और 0% जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत भी की गई कि आप बैंक से लोन लीजिए, 0% पर हम आपको पैसा देंगे, लेकिन शुरुआत तो कीजिए ना। बंजर भूमि होती जा रही, फर्टिलाइजर काफी महंगा है, आप जैविक खेती का यूज करेंगे तो बेनिफिट आपको मिलेगा, एनवायरमेंट अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर 50 किसानों की थोड़ा सा आवश्यकता होती है और जमीन की भी आवश्यकता होती है कि साहब आप करोगे तो थोड़ा सा डेमो तो दिखाना पड़ेगा ना इस चीज का। ठीक है दोस्त, तो यहां पर देखिएगा पहले इसकी शुरुआत 2015 से 2018 तक की गई थी। फिर कब की गई? फिर 2018 से 2021 तक की गई इसकी शुरुआत कि साहब इतने किसानों की आवश्यकता पड़ेगी, इतनी आपकी जमीन होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY कृषि सिंचाई योजना। देखो मेरे दोस्त, यहां पर सिंचाई का नाम बताइए, पहले एक चीज क्या आती है, देखो कि कृषि की योजना मतलब मैं राजस्थान की बात करूं चाहे भारत की बात करूं, प्रमुख मैं राजस्थान की बात करूंगा। धीरे धीरे पानी की कमी होती जा रही है, तो यहां पर टेक्नोलॉजी, चाहे इजराइल की टेक्नोलॉजी हो चाहे इंडिया की कोई न्यू टेक्नोलॉजी हो, उनको डेवलप करना ही पड़ेगा। जैसे फव्वारा विधि कौन कौन सी हो सकती है? यहाँ पर फव्वारा विधि हो सकती है, यहाँ पर बूंद बूंद सिंचाई हो सकती है, यहाँ पर इसके अलावा रेन गेज वाली सुविधा हो सकती है, यहाँ पर माइक्रो जो फव्वारे होते हैं, छोटे फव्वारे वो हो सकते हैं। इनकी शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। साफ पानी की व्यवस्था कम है और फसलें उगाना कंपल्सरी है। देखिएगा यहाँ पर इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को वही प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई और यहाँ पर मंजूरी किसने दी? CCCA ने, मतलब कैबिनेट कमेटी ऑफ, यहाँ पर मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ, कैबिनेट कमेटी ऑफ एक्सटर्नल एग्रीकल्चर, क्या कहते हैं इसको? अफेयर्स। यहाँ पर देखिएगा CCCA, यहां पर CCCA को अपन कहते हैं कि कैबिनेट कमेटी, यहां पर इसके अलावा कहेंगे एक्सटर्नल अफेयर्स। इसने मंजूरी दे दी कि साहब आप इस योजना की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें 5 वर्ष 2015 से 16 और 19 से 20 तक 50,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। इसमें 5 वर्षों तक इसमें लक्ष्य लिया गया था कि हम कम से कम पैसों में या कम से कम किसानों को, या फिर अपन कह सकते हैं कि किसानों को हम ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने की प्रयास करें। फिर देखिएगा उस योजना का उद्देश्य क्या है? मोर क्रॉप पर ड्रॉप, मतलब प्रति बूंद अधिक उपज, मतलब हर बूंद का हम सर यहाँ पर हिसाब लेंगे, यूज लेंगे, जिससे प्रोडक्शन ज्यादा हो। सिंचाई का निवेश था तो मोर क्रॉप पर ड्रॉप। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य था। फिर देखिएगा त्वरित सिंचाई लाभ योजना AIBP और समेकित वाटर शेड प्रबंधन योजना कार्यक्रम IWMP, यहां पर वाटर से रिलेटेड दी गई है सारी की सारी योजना। फिर है राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन। टिकाऊ का मतलब है कि जैविक खेती, मतलब बिना रसायनों के जो खेती होती है उसको टिकाऊ खेती कहते हैं। फिर है खेत पर जल प्रबंधन, मतलब मैनेजमेंट करेंगे साहब वाटर का। आजकल जैसे टैंक वगैरह बन रहे हैं, ठीक है ना, फार्म वगैरह, पॉन्ड वगैरह। इसके अलावा इसका योजना की शुरुआत की गई। फिर है इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी होती है। 60%, 60:40 तो होता है राज्य सरकार का, और पूर्वोत्तर राज्य है जो 7 सिस्टर है, असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, वहां पर 90:10 का रेशियो रहता है। मतलब ये है कि साहब 60% वहां पर केंद्र सरकार का रहता है, 40% रहता है राज्य सरकार का। मतलब आप साहब स्कीम की शुरुआत किए हैं हमने, तो आप बूंद बूंद सिंचाई विधि में हम आपको सब्सिडी देंगे। 60% राज्य गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 40% देती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इस योजना का नोडल विभाग उद्यानिकी विभाग है। क्या है मेरे दोस्त? यहाँ पर उद्यानिकी का रहेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो सिंचाई के साधन है
वो अवेलेबल करवाती है ये विधि। ओके ना, चलेगा नेक्स्ट। ई नाम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसको अपन कहते हैं ई नाम। ई नाम में क्या होता है कि साहब आप देश में किसी भी स्थान पर बैठकर आप अपनी फसल को बेच सकते हैं, मतलब इसमें फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है। तो आप देश में कहीं भी किसी भी स्थान पर बैठकर अपनी फसल को बेच सकते हैं। इसमें ऐप वाला सिस्टम होता है। तो वन नेशनल वन मार्केट पर आधारित, समझ गए इस चीज को। एक देश में एक बाजार के हिसाब से मूल्य होता है, सिस्टम वो का हुई। ई व्यापार प्लेटफॉर्म है, कृषि उत्पादों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का सर्जन किया गया है। शुरुआत 14 अप्रैल 2016 से की गई थी। ई नाम एक पैन इंडिया व्यापार प्लेटफॉर्म है, मतलब प्लेटफॉर्म है, डिजिटल सिस्टम है, कहीं पर भी बैठकर आप अपनी फसल को बेच सकते हैं। मंडी में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी फसल के बारे में बताइए साहब, ऐप पर डालिए पूरी इंफॉर्मेशन और वहीं से आप बेच सकते हैं। फिर है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में देखिएगा मेरे दोस्त, यहां पर आपको मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करूं। इसमें इसकी जो शुरुआत है वो 16 अगस्त 2007 को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत की गई, जिसको नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कहते हैं और NADP जिसको अपन शॉर्ट में कहते हैं। इसकी शुरुआत 16 अगस्त 2007 में की गई थी। योजना का उद्देश्य क्या था वो देखिएगा कि साहब 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि में 4% वार्षिक वृद्धि दर की प्राप्त करना, इसलिए 5 वर्षों के लिए 25,000 करोड़ आवंटित किए गए। मतलब क्या हो, यहां पर किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, इसके लिए किसानों को यहां पर कृषि के दौरान कुछ न कुछ यहां पर परसेंट गवर्नमेंट देने वाली है। दूसरी बात, यह राज्य आयोजन स्कीम है। इस योजना के तहत कोष का वितरण केंद्र सरकार द्वारा 100% अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा। मतलब सीधा सीधा ये है कि साहब योजना की शुरुआत कोई भी राज्य सरकार करती है तो उसमें 100% जो भी ऋण होगा वो केंद्र सरकार राज्य सरकार को देगी, लेकिन जैसे ही फायदा होता है तो समय पर आपको वही 100% जो अनुदान दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो स्टेट गवर्नमेंट को वापस रिफंड करना पड़ेगा। जैसे लाभ, ऐसा नहीं कि साहब ले लिया तो हम वापस नहीं देंगे, ये साहब देना पड़ेगा, कंपल्सरी है। नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट है NMSA, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। देखो इसको अपन बात करें तो ये PKVY में इसको मर्ज कर दिया गया है, नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को। इसमें देखिएगा राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन को NAPCC, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 उद्देश्यों को पूरा करने हेतु इसकी शुरुआत की गई थी। बोले सर क्या बात कर रहे, मतलब ये हुआ यहां पर क्लाइमेट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्लाइमेट कि साहब जिस प्रकार की क्लाइमेट है उसी प्रकार की आपको फसल लगानी पड़ेगी। कि साहब जैसे मिट्टी होती है, जैसी मिट्टी है वैसी फसल लगाएंगे। जैसे बलुई मृदा है तो उसमें चावल थोड़ी लगा सकते हैं, लेकिन चिकनी मृदा में चावल लगा सकते हैं। जैसे दोमट मृदा में मूंगफली लगा सकते हैं, लेकिन वहां पर चावल की खेती बढ़िया नहीं हो सकती। तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग दोस्त यहाँ पर आपको फसल लगानी पड़ेगी। इस योजना का प्रमुख यही उद्देश्य है। तो ये थे हमारे कुछ प्रमुख कृषि योजनाएं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। यदि लास्ट तक आपने वीडियो देखा है तो उम्मीद है समझ में भी आया होगा, और अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करें। और इसके अलावा जो भी करंट अफेयर्स के रिलेटेड कोई भी वीडियो होगा, कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, हम सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो जो भी दोस्त नया है उत्थान साइंस अकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।